ये घटना है 1976 की। 10 से 15 मई के बीच एक 18 सदस्यों की कमेटी, जिसमें आर्मी, आईटीबीपी, बीआरओ, केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर कमेटी और स्थानीय प्रशासन के सदस्य सम्मिलित होते हैं, के द्वारा एक सर्वे किया जाता है। सर्वे करने के बाद रिपोर्ट तत्कालीन यूपी सरकार को सौंपी जाती है। इस कमेटी की अध्यक्षता तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर एमसी मिश्रा कर रहे थे और इन्हीं के नाम पर इस कमेटी का नाम मिश्रा कमेटी बना। और जिस क्षेत्र का यह सर्वे हुआ था, उस क्षेत्र का नाम था जोशीमठ। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समावेश भारत में। तो जैसा कि अभी आपने प्रस्तावना में सुना कि जोशीमठ से संबंधित एक घटना का जिक्र हम कर रहे थे, और आज के टाइम पे जोशीमठ के विषय में आप सभी को पता है कि जोशीमठ में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। तो आज की घटित होने वाली घटनाओं और जो मैंने अभी ये जिक्र किया, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्यों मैंने इस घटना का जिक्र अभी किया। तो दोस्तों, यही सब जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी इस स्टोरी को। तो जैसा कि मैंने बताया कि एमसी मिश्रा कमेटी के द्वारा एक सर्वे रिपोर्ट तत्कालीन यूपी सरकार के सामने प्रस्तुत की गई, और इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि जोशीमठ जो शहर है, एक भूस्खलन से बने हुए पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। ये एक कमजोर पहाड़ के ऊपर स्थित है, और ये जो पहाड़ है ये बना है ग्लेशियरों और पहाड़ों की मिट्टी के काटने के बाद अलकनंदा के द्वारा लाई गई मिट्टी को के जमा होने से। तो ये पूरी तरीके से रेतीला पहाड़ है, और अलकनंदा आज के समय में भी इसकी तलहटियों को काट रही है, जिसकी वजह से ये कभी भी धसक सकता है, यानी कि ये कभी भी सिंक हो सकता है। और साथ ही साथ ये एडवाइस उस वक्त की सरकार को दी गई कि इस क्षेत्र में किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन जो कि भारी और कमर्शियल है, वो ना किया जाए। साथ ही साथ बड़ी किसी मशीन या विस्फोटक का इस्तेमाल यहां पर किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्शन के दौरान ना किया जाए। ये सब चीजें उस समय की जो मिश्रा कमेटी थी 1976 के समय, उसके द्वारा एक एडवाइस दी गई। और उस समय के लोग, जो पुराने लोग हैं, वो बताते हैं कि जब ये कमेटी उनके गांव में, उनके जगहों पर सर्वे करने आई, तो उनके द्वारा उनको एक वार्निंग दी गई कि आने वाले 100 वर्षों में इस शहर का नामो निशान मिट जाएगा, ये पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, ये सिंक हो जाएगा। आज 47 साल बाद वो सारी घटना हमको सच साबित होती दिखती है। हमें देखने को मिलता है कि क्या उन्होंने उस समय जो बात की थी, क्या वो सच थी। जनवरी 2 और 3 की मध्य रात्रि के बीच में अचानक से जोशीमठ में दरारें आने लगी। लगभग 600 के करीब मकानों में गहरी दरारें आ गई, खेत खलिहानों में दरारें आ गई, और ये दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तकरीबन 25,000 लोगों का आशियाना है जोशीमठ, और उनकी जिंदगी आज अधर पे लटकी हुई है। ये त्रासदी अचानक से जो आई है जोशीमठ में, इसके वजह से काफ़ी लोग बेघर हो चुके हैं। लोग शेल्टर होम्स में रहने को मजबूर हैं, अपने ही घरों से बेदखल हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं। अभी 7 जनवरी को मुख्यमंत्री का दौरा जोशीमठ में हुआ, और उन्होंने बचाव और राहत की बात कही है। उन्होंने सभी लोगों को विस्थापित कर एक सही जगह पर बसाने की बात कही है। 8 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है इसी पर्टिकुलर चीज़ के संबंध में, जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा भी सारी जानकारी ली गई है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं जोशीमठ में। अब जोशीमठ के साथ साथ ही अभी हमको सुनने को मिलता है कि कर्णप्रयाग में भी सेम इसी तरह की घटनाएं घटित होने लगी हैं। वहां भी कुछ मकानों में दरारें आने लगी हैं। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्या वजह है इनके पीछे? क्यों इस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं? क्यों इस तरह की दरारें आ रही हैं? ये जो किस्सा है, ये जो कहानी है, ये सिर्फ जोशीमठ की नहीं है। ये कहानी है पूरे उत्तराखंड की, या सिर्फ हम उत्तराखंड ना बोलें, ये हर एक हिमालयी पहाड़ी राज्य की परेशानी है। हम चाहे उत्तराखंड की बात करें, हम हिमाचल की बात करें, हम कश्मीर की बात करें, हम नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल की बात करें, मेघालय, मिजोरम की बात करें, हर जगह की बात है ये बात हर एक जगह की है। जो भी प्रदेश हिमालय की श्रृंखलाओं के बीच बसा हुआ है, उन सब के साथ ये सेम प्रॉब्लम है। और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, इनके पीछे का रीज़न क्या है? कभी पहाड़ों के दरकने की खबर, कभी लैंडस्लाइड की खबर आए दिन सुनने को मिलती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये वजह क्या है? किस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? क्यों पहाड़ दरक रहे हैं?
क्यों इस तरह की दरारें आ रही हैं, क्यों इतने बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स हो जा रहे हैं। हम लोग इन सभी बातों पे कुदरत का कहर कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। हम ये बोलते हैं कि ये चीजें कुदरत ने की हैं, लेकिन क्या ये सच में कुदरत की देन है? नहीं, इन सब के पीछे इंसान ही जिम्मेदार है। इंसान का स्वार्थ, उसका लालच ही जिम्मेदार है। क्योंकि इंसान अपने निजी फायदे के लिए पहाड़ों की छाती पर बुलडोजर चला रहा है, जेसीबी चला रहा है, पोकलैंड मशीनें चला रहा है, अंधाधुंध कमर्शियल निर्माण कर रहा है। इंसान अपने लालच के लिए हर तरह से पहाड़ों को खोखला करने में बैठा हुआ है। हम लोग शहरीकरण की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, जो कि किसी भी तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों की जरूरत नहीं है। पहाड़ों को उनके मूल रूप में रहने देना बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे ये सब कुछ होगा? किस तरीके से इन सब चीजों पे रोक लगेगी? अंधाधुंध जमीनों की खरीद फरोख्त, उन जमीनों पर का कमर्शियल यूज, उन जमीनों पर अंधाधुंध तरीके से बड़ी बड़ी मशीनों का चलना, ये कैसे खत्म होगा? क्या ये खत्म हो सकता है? नहीं, मैंने नहीं बोला। जानते हैं क्यों बोला? क्योंकि आज के समय में जो चोर है वही कोतवाल बना बैठा है। बड़े बड़े लैंड माफिया, जो लोग पहाड़ों को बेचकर खा चुके हैं, वो आपके सर्वे सर्वा बने हुए हैं। वो आपके देश के, आपके प्रदेश के, आपके शहर के नेता हैं, बड़ी बड़े पदों पर हैं, और वही लोग हैं जिन्होंने इनको अपने निजी फायदे के लिए इन पहाड़ों का ये हाल कर दिया है। वो बड़े लोग तो देहरादून या हल्द्वानी जैसे शहरों में बसे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को इस परेशानी के साथ रहने को छोड़ दिया है। उन लोगों ने अपने फायदे के लिए पहाड़ों की छाती चीर डाली है। पहाड़ों को खोद खोद कर बिल्कुल सपाट बनाकर वो लोग प्लॉटिंग करके बेचते हैं। उसके बाद जो बड़ी बड़ी मशीनें उन पे चलती हैं, उसकी वजह से आसपास की पहाड़ के बाकी हिस्सों में दरारें आती हैं, और उन दरारों से पानी रिस कर जमीन के अंदर जाता है, और धीरे धीरे वो पानी इकट्ठा होता है, और वो पानी बाद में इकट्ठा होने के बाद उस पूरे क्षेत्र को सिंक कर देता है, या उस क्षेत्र को धंसा देता है। वो पूरा क्षेत्र फिसलता हुआ समाप्ति की ओर चला जाता है। तो ये सब कारण है। हम ही लोग जिम्मेदार हैं इस सब चीज के। इंसान ही जिम्मेदार है। इंसान का निजी लालच ही इस सब चीज के लिए जिम्मेदार है। और ये घटना सिर्फ जोशीमठ की नहीं है। आपने हाल ही के समय में नैनीताल के बारे में भी सुना होगा कि आने वाले कुछ समय में, या हो सकता है 20, 25, 30, 40 सालों में, हमें नैनीताल शहर है नहीं, शहर था कहना पड़े। क्योंकि चीज़ें इस तरीके की हो गई हैं। हमने जो अंधी दौड़ में शामिल होकर पहाड़ों के साथ जो ज्यादतियां की हैं, उनका खामियाजा हम ही को भुगतना होगा। पहाड़ों के हाल बहुत बुरे हैं। हर तरफ, हर जगह इसी तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। आए दिन कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड हो रहा होता है, आए दिन कहीं ना कहीं भूधसाव हो रहा होता है, कहीं दरार आई हुई दिखाई देती है। ये हर जगह का हाल है। इन सब चीज़ों को देखकर मन में दो पंक्तियां याद आती हैं कि ए इंसान तू खिलवाड़ न कर कुदरत से, ए इंसान तू खिलवाड़ न कर कुदरत से, तेरा लालच तुझे ले डूबेगा। एक दिन आएगा ये ना जमी होगी ना ये आसमां होगा, एक दिन आएगा ना ये जमी होगी ना ये आसमां होगा, तब बता तू किसे लूटेगा, तब बता तू किसे लूटेगा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं, और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि हे ईश्वर, जिन लोगों की कारिस्तानियों की वजह से ये सब कुछ हुआ है, उन्हें छोड़, तो इन निर्दोषों के पीछे ना पड़। ये तो निर्दोष हैं, दोषी असल में कोई और है। अगर सच में तुझे इंसाफ करना है तो उन लोगों के साथ कर, जिन लोगों ने इस तरीके से पहाड़ों के सीने को चीर डाला है, इस पहाड़ों के सीने को छलनी कर डाला है, उन लोगों के साथ ये सब चीज़ें कर। इसी के साथ दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।